अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से मुजरिम नवाज शरीफ के दौर में सहाफत का मुंह बंद किया गया और सहाफियों के साथ जुल्म ज्यादती की गई, इस पर हामिद मीर ने खुलकर बता दिया। इसके साथ साथ हामिद मीर ने मुजरिम नवाज शरीफ के सहूलतकारों के बारे में भी सब कुछ उगल दिया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो हम सहाफी हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हमारे जो मौकफ से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए अगर आप झूठ बोलें और हमारी फैमिली जो है उसके लिए खतरात पैदा करें, तो क्या हम उसका जवाब भी ना दें? हम चुप करके सुनते रहें? आपको झूठे मुकदमात में इन्वॉल्व किया जाता है, आप पे झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, आपकी फैमिली को थ्रेट किया जाता है, आपके स्कूल गोइंग बच्चे जो है उनको थ्रेट किया जाता है, फिर डील की जाती है कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक बात करें, आप हमारी मर्जी के मुताबिक लिखें, और जब कोई बात ना माने तो उसको पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर कर दो, उसको करप्ट डिक्लेयर कर दो, उस पर कोई भी इल्जाम लगा दो। बताना आपको ये है कि ये जो आजकल दौर चल रहा है ना, इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं ना जनरल जियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से, तो पता है चलता है कि उस दौर में हमें पता था कि कौन हमारे पीछे लगा हुआ है, कौन हमारे मुखालिफ है, कौन हम पे पाबंदियां लगवा रहा है, कौन हमें नौकरी से निकलवा रहा है, लेकिन अब जो है वो पता ही नहीं चलता कि कौन है। बाजवा साहब के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं उनके बारे में बहुत सी बातें बता सकता हूँ। उन्होंने एक दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के मालकान को बुलाया अपने पास, और उनको बुला के तो कहते हैं जी कि ये हामिद मीर जो है ना, ये अजमल कसाब के गांव गया था और इसने टीवी पे एक प्रोग्राम किया, और उसके बाद 2-3 टीवी चैनल्स ने मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। एक टीवी चैनल ने दोबारा मुझ पे तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया। तो मैंने जो उस वक्त के DGISPR थे, मेजर जनरल आसिफ गफूर, उस वक्त मैंने उनसे कहा कि जनाब जरा कोई सबूत तो निकालें कि मैं कभी अजमल कसाब के गांव गया या मैंने कभी वहां पे कोई प्रोग्राम किया। ना मैं उसके गांव गया, ना मैंने कभी वहां प्रोग्राम किया, तो ये आपका आर्मी चीफ जो है ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के और मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू करवा दिया। तो उन्होंने कहा सॉरी हमसे गलती होगी। तो अंदाजा लगाएं, यानी कि झूठ को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सहाफी के खिलाफ, और जब सहाफी जो है वो फिर उस झूठ की तरदीद करे या वो जवाबी तनकीद करे तो कहा जाता है आप हमारे आर्मी चीफ पे तनकीद करते हैं। भैया आप पहले आर्मी चीफ को ये तो बताएं ना कि तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो, उसके झूठे इल्जाम की किसी को परवाह नहीं है। अगर हम उसका जवाब दे दें तो जनाब हम पाकिस्तान के दुश्मन है और फौज के दुश्मन है। हालांकि आर्मी चीफ जो है वो आप झूठा इल्जाम लगा के और आपकी जिंदगी को खतरात से दो चार कर रहा है। अब वो चाहते थे जनाब कि हम अब उनकी मर्जी के मुताबिक चलें, हम उनकी भी मर्जी के मुताबिक नहीं चले। वो जो एक 2010-2011 में एक पुराना केस था जिस पे ऑलरेडी अदालतें मुझे क्लियर कर चुकी थी। इंटरेस्टिंग बात जरा सुने कि वो कई साल के बाद वो केस को दोबारा एक दरखास्त दिलवाई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज से एक ऑर्डर दिलवाया गया और फिर दोबारा एक FIR दर्ज कर दी गई। मकसद क्या था कि मैं जनाब जाके तो किसी जनरल साहब को कहूं कि वो सर मेरे पे केस दर्ज हो गया जी कत्ल का और अगवा का, तो आप मेरी मदद करें। तो वो मेरी मदद करते और फिर मैं उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ बोलता, कुछ लिखता। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सहाफियों के साथ होता क्या है पाकिस्तान में। मैं कोई पहली दफा तो ना नौकरी से निकला हूं, ना मुझ पर कोई पाबंदी लगी है, मेरे पे तो ये अरसा दराज से हो रहा है। देखें भाई, मैं तो सहाफत में आया था 1987-88 में। 1997 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, मैं उस वक्त रोजनामा पाकिस्तान इस्लामाबाद का एडिटर था, और एक दिन उनकी लंदन की जायदादों के बारे में हमारे एक कुलीग थे सईद काजी साहब, उन्होंने कुछ लिख दिया अखबार में और फिर मैंने भी उस पर कॉलम लिख दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे बुला के कहा गया कि आप एडिटरशिप से इस्तीफा दें। जब मैंने इस्तीफा देने से इनकार किया तो मेरे जो चीफ एडिटर थे अकबर अली भट्टी साहब, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया और उन पे मुकदमे वगैरह बनाए गए। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर तुम चाहते हो कि मैं जेल से रहा हो जाऊं, तुम ये अखबार छोड़ दो। तो मैंने उनके अखबार से इस्तीफा दे दिया, मैं औसाफ अखबार में चला गया। मैंने औसाफ को लॉन्च किया, रोजनामा औसाफ इस्लामाबाद। वहां पे क्या हुआ जी कि 1998 में भी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। हमारे अखबार में कोई ऐसी चीज छप गई तो सेनेटर सैफुर रहमान साहब होते थे एहतसाब ब्यूरो के सरबराह, उनके हुक्म पर FIA और पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्होंने हमारे अखबार के दफ्तर पे हमला कर दिया। बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ। अल्लाह बख्शे बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा को कि उनकी मुदाखलत से नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मुझे फोन करके सॉरी की और वो मामला रफा दफा हो गया। लेकिन वो सीज फायर जो है वो ज्यादा अरसा कायम नहीं रहा और फिर 1999 आ गया और फिर एक कॉलम पर सैफुर रहमान साहब मुझसे नाराज हो गए, और जिस दिन वो मुझे दोबारा गिरफ्तार करवाना चाह रहे थे 12 अक्टूबर 1999, इत्तेफाक से उसी दिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो गई। अब नवाज शरीफ साहब जनाब गिरफ्तार हो गए, वो जेल में चले गए, और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो पाकिस्तान के ऑल इन ऑल बन गए।
अब मुशर्रफ साहब जो हैं वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे हाईजैकिंग का केस बना दिया था। तो हाईजैकिंग के केस में वो नवाज शरीफ साहब को फांसी देना चाहते थे और हमने कॉलम लिखने शुरू कर दिए जी कि फांसी आपने देनी है तो उस सिस्टम को दें जिस सिस्टम में नवाज शरीफ जैसे सियासतदान पैदा होते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये इसी तरह चलता रहा। फिर 2013 का इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को अक्सरियत मिल गई, वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान ने इल्जाम लगा दिया जी कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और फिर उस धांधली की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया। वो जो कमीशन है उस कमीशन में इमरान खान साहब ने कहा इसको भी पेश करें, हामिद मीर को, इसके पास बड़े सबूत हैं धांधली के। अब मेरे पास जो सबूत थे वो सबूत मैंने अपने टीवी प्रोग्राम में पेश किए थे और मैंने ये कहा था कि धांधली सिर्फ पंजाब में नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान में हुई है। पीटीआई के साथ धांधली के सबूत पेश किए और फिर आप जानते हैं कि फिर 2021 में फिर दोबारा मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब वजीर आजम थे। बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में मुझे पूछा गया कि यहाँ पर पाबंदी किसने लगवाई है? इमरान खान ने लगवाई है। मैंने कहा इमरान खान ने नहीं लगवाई, लेकिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, पाबंदी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई। अब जनाब कहा जाता है कि वो इमरान खान साहब जो हैं उनके दौर में तो आप पर पाबंदी लगी थी, तो अब उनको जब सजा मिल रही है तो आप उस सजा की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? आप उस सजा पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? आपको चाहिए कि वो इमरान खान जो है वो उसको अगर सजा मिली है तो आप उसकी हिमायत करें। ये पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है। भाई सजा आप सही तो दिलवाएं ना। आप किसी अदालत से किसी सियासतदान को सही सजा दिलवाएं। अगर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की या एंटी टेररिस्ट कोर्ट की सजा है तो वो हाई कोर्ट में भी बरकरार रहे और सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रहे। इमरान खान को सजा दिलवानी है तो ओपन कोर्ट में दिलवाएं ना। ये क्या बात हुई कि जेल के अंदर एक सीक्रेट कोर्ट लगा दिया आपने जिस तक हमारे जैसे लोगों की एक्सेस नहीं है। हमें क्या पता उधर आपने क्या किया है। तो बिल्कुल आपने इमरान खान को सजा दिलवानी है, सजा दिलवाएं, लेकिन ओपन कोर्ट में दिलवाएं ताकि फिर मुझ जैसे लोग जो है वो भी जाके देखेंगे उधर क्या हुआ है। और अगर सही सजा दिलवाएंगे और जज साहब जो हैं वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पे किसी भी सियासतदान को सजा दें तो बिल्कुल हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर सजा जज मोहम्मद बशीर साहब किसी को खुश करने के लिए जेल के अंदर ट्रायल करके, तो मैं तो इस किस्म की जो सजा है मैं तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने दरखास्त दी कि मुझे इमरान खान के केसेस सुनने पे लगा दिया है तो मुझे छुट्टी चाहिए खराबी सेहत की बुनियाद पे। उनकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर नहीं हुई। अगर अदालतें ऐसे फैसले करें जो कि बाद में कायम रहें तो हम उन फैसलों को दुरुस्त करार देंगे। लेकिन जब अदालतें ऐसे फैसले नहीं करती कि जो बाद में कायम रहे तो हम उन फैसलों को कैसे दुरुस्त करें। अब अगर मैंने 2024 में जो इमरान खान को सजा सुनाई गई उसको भी गलत कह दिया तो कुछ लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि ये क्यों है भाई। तो हम ये कह रहे हैं जी कि सजा जो है वो एक ओपन कोर्ट को सुनानी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जेल के अंदर एक कोर्ट आप लगा के और जेल के अंदर मखसूस सहाफियों को बुला के और उनके सामने आप एक प्रोसीडिंग करते हैं और सजा सुना देते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैंने ये कहा कि ये सजा जो है ये कायम नहीं रहेगी, तो इस पे भी लोगों को प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट ने मुझे एक सवाल किया, उसने कहा जी कि आजकल मुस्लिम लीग नून की एक खातून रहनुमा जो हैं वो आपके खिलाफ बड़ी बातें करती हैं और बड़ी नाराज नजर आती हैं आपसे। कुछ अर्सा पहले तक तो ये मुस्लिम लीग नून वाले आपसे बड़े खुश थे, तो ये आपने कोई पोजीशन तब्दील की है या मुस्लिम लीग नून वालों की पोजीशन तब्दील हो गई है? तो मैं उस खातून का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने उस स्टूडेंट को जवाब दिया। मैंने कहा यार बात ये है, ये जो खातून है ये पहले पीपल्स पार्टी में होती थी और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ये पीपल्स पार्टी के दौर में पंजाब असेंबली में खड़े होके तो मेरे पे उल्टे सीधे इल्जामात लगाया करती थी। आज तक ये अपना कोई इल्जाम सच्चा साबित नहीं कर सकी। इन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी बदली, अपनी पोजीशन तब्दील की और मैं कभी जो है वो मैंने उन पर बराह रास्त कभी तनकीद नहीं की, लेकिन वही हमेशा मुझ पर तनकीद करती हैं। पार्टी भी बदल लेती हैं। पहले वो नवाज शरीफ साहब को बहुत बुरा भला कहती थी, अब वो नवाज शरीफ साहब की तारीफ में जमीन आसमान के किलाबे मिलाती हैं। अब जो मुस्लिम लीग नून जो है वो जो आज जो वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो उसका रवैया है ये 2-3 साल पहले नहीं था। तो पोजीशन किसने तब्दील की? पोजीशन तब्दील की जनाब नवाज शरीफ साहब ने। मेरे जैसे जो साफी हैं हमारी पोजीशन वही है। हम कल भी सियासत में फौज और खुफिया अदारों की मुदाखलत के खिलाफ थे, हम आज भी खिलाफ हैं। हम कल भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, हम आज भी वही कह रहे हैं। तो मैंने कोई पोजीशन तब्दील नहीं की, पोजीशन उन्होंने तब्दील की है जो ये सजाएं दिलवा रहे हैं। मैं इस सजा की मुखालफत कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हामिद मीर के मुताबिक जो भी इमरान खान को सजा दी गई वो सरासर गैर कानूनी है और ये सिर्फ और सिर्फ मुजरिम नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक सहाफियों से कहा जाता है कि जो भी उन्हें बताया जाता है वो सिर्फ उसके बारे में बात करें। सहाफी अपने पास से कोई भी राय ना दे और हक और सच की बात अवाम में ना बताएं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के मफादात होते हैं।
इसलिए ये चाहते हैं कि सहाफ़ी सिर्फ इनकी बात माने, सहाफ़ी इनके सबॉर्डिनेट बन जाए। और ये सिर्फ सहाफ़ियों के साथ नहीं बल्कि मीडिया के साथ और बहुत सारे सियासतदानों के साथ इसी तरह की ज्यादती हो रही है कि पहले इनकी कमजोरियों पर इन्हें डिफेंड किया जाता है, फिर इनकी फाइलें बनाई जाती हैं ताकि वक्त आने पर अपनी मनमर्जी के फैसले करवाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड किया जा सके ताकि वो किसी मखसूस तरह का फैसला दें या बयानबाजी करें। और यही आजकल हो भी रहा है इमरान खान को नुक्कड़ में लगाने के लिए मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है। मीडिया इस वक्त खामोश तमाशाई है। इमरान खान के साथ जो भी ज्यादती हो रही है इस पर मीडिया बिल्कुल खामोश है क्योंकि मीडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ जो भी फैसले दिए जा रहे हैं ये सबको पहले से ही मालूम होता है कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ ही फैसले आएंगे क्योंकि इस वक्त की रियासत इमरान खान के खिलाफ है। न ही इस वक्त इंसाफ के तकाजे देखे जा रहे हैं, न ही मुकदमे की क्रेडिबिलिटी देखी जा रही है। अगर देखा जा रहा है तो सिर्फ ये देखा जा रहा है कि इमरान खान इस वक्त रियासत के खिलाफ खड़ा है और अवाम इस वक्त सबसे ज्यादा इमरान खान को सपोर्ट करती है और ये भी कुछ लोगों को बात हजम नहीं होती। लिहाजा इस वक्त इमरान खान को सजा सिर्फ इस बेस पर दी जा रही है कि अवाम में ये सबसे पॉपुलर लीडर है। इमरान खान इस वक्त जमहूरियत और आइन की बहाली चाहता है, ये भी बहुत से लोगों को गवारा नहीं है। इस वक्त इमरान खान के साथ जितनी भी ज्यादती की जा रही है इससे इंसाफ का गला घोटा जा रहा है। पीटीआई में और हामिद मीर में बहुत से इख्तलाफात होंगे लेकिन फिर भी हामिद मीर ने आज खुलकर बता दिया कि इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती की वजह सिर्फ इंतकामी और सियासी मफादात पर मबनी है और इमरान खान के खिलाफ होने वाले फैसले कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। यही वजह है नाज़रीन के अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ यानी मजलूम लीडर के साथ खड़ी है और इमरान खान ने भी हमेशा मुल्क कौम का साथ दिया है। अगर इमरान खान चाहता तो वो भी मुजरिम नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर के मुल्क जा सकता था और अयाशी की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने ऐसा हरगिज नहीं किया बल्कि उल्टा वो जेल में चला गया क्योंकि इमरान खान ने इन्हें वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुझे जेल में डाल दो, मैं फिर भी कानून और आइन की बहाली की बात करता रहूंगा, इंसाफ की बात करता रहूंगा और गुलामी की जंजीरें तोड़कर ही दम लूंगा। नाज़रीन आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।